बात उस समय की है जब पृथ्वीपुर नाम के एक राज्य पर सुलोचन नाम के एक राजा का राज था। नगर में चारों तरफ शांति ही शांति थी। राजा सुलोचन एक बहुत ही समझदार राजा था। उसके आसपास के राजाओं में अक्सर भयंकर युद्ध होते रहते थे, लेकिन राजा सुलोचन अपनी कुटिल राजनीति की मदद से अपने आसपास के राजाओं के साथ मित्रता का व्यवहार बनाकर रखता था। पड़ोसी राजा भी राजा सुलोचन की बात हमेशा मानते थे, जिसके चलते कई युद्ध टल चुके थे। यही वजह थी कि राजा का सम्मान आस पड़ोस के राज्य के लोग भी करते थे, और वो सम्मान करते भी क्यों ना, क्योंकि युद्ध से आज तक किसका भला हुआ है। राजा सुलोचन अपना हर फैसला प्रजा की भलाई के लिए लेता था। राजा की पत्नी, जिसका नाम चंपावती था, वो बहुत ही सरल स्वभाव की थी। राजमहलों में रहते हुए भी उसके मन में बिल्कुल भी घमंड नहीं था। राजा और रानी की एक बेटी थी, जिसकी उम्र अभी 5 वर्ष की थी। राजा रानी अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते थे। राजकुमारी का नाम था रूपाली। रूपाली बचपन से ही बहुत सुंदर थी और वो बिल्कुल एक गुड़िया जैसी लगती थी। इस तरह से राजा का भरा पूरा परिवार था, लेकिन अभी तक उसके राज्य के उत्तराधिकारी ने जन्म नहीं लिया था। मतलब ये कि राजा का कोई बेटा नहीं था, जिसके कारण रानी अक्सर ही परेशान रहती थी। एक बार की बात है, जब राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे, उसी समय नगर के 2 साहूकार वहां पर आए। साहूकार बोले, महाराज आपकी जय हो। महाराज हमारा न्याय कीजिए, हम लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। हम तो इस कदर ठगे गए हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस ठगी से बाहर नहीं निकल पाएंगी। मेहरबानी करके हमें बचा लीजिए महाराज। राजा ने कहा, आप दोनों पहले शांत हो जाइए, आपके साथ न्याय अवश्य होगा, लेकिन न्याय करने से पहले मुझे इस मामले के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। आप दोनों के इस तरह से परेशान होने से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। आप दोनों मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए, तभी तो मैं दोषियों को सजा दे पाऊंगा। उनमें से पहला सेठ कहने लगा, महाराज कल जब मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था कि तभी एक आदमी मेरी दुकान पर आया। वो मुझसे सभी तरह के हीरे जवाहरात दिखाने के लिए कहने लगा। उस आदमी का पहनावा एक अमीर आदमी के जैसा था। मुझे लगा कि शायद वो कोई व्यापारी होगा। ये सोचकर मैंने उसे सोने के बने हुए आभूषण दिखाना शुरू कर दिया। मेरे पलक झपकते ही उसने मेरे सारे आभूषण नकली आभूषणों से बदल दिए और वहां से 9-2-11 हो गया और मेरे असली गहने अपने साथ ले गया। राजा ने कहा, सेठ जी क्या आपको उस समय इस बात की भनक नहीं लगी कि उस ठग ने आपके गहने बदल दिए हैं? साहूकार बोला, महाराज मुझे इस बात की थोड़ी सी भी भनक नहीं लगी। दरअसल वो आदमी मेरे आभूषणों के जैसे नकली आभूषण अपनी योजना के अनुसार साथ में ही लेकर आया था। जब तक मैं इस पूरे मामले को समझ पाता, वो वहां से चंपत हो चुका था। राजा ने कहा, आखिर नगर में ऐसा कौन सा ठग पैदा हो गया? तब राजा ने दूसरे साहूकार से पूछा, सेठ जी आप भी मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ? दूसरा सेठ कहने लगा, महाराज मेरे साथ भी एक बहुत ही अजीब घटना घटी। महाराज उस ठग ने सेठ जी के यहाँ से जितना भी सोना चांदी लूटा था वो मेरे यहाँ पर बेचकर चला गया, और साथ ही उसने आधे से ज्यादा गहने मुझे नकली बेच दिए। राजा ने कहा, सेठ जी आप सोना खरीदते समय उस सोने की परख नहीं करते कि वो शुद्ध है या फिर मिलावटी? आखिर आपने कैसे नकली गहने उससे खरीद लिए? साहूकार बोला, महाराज मैंने उसके गहनों की जांच की थी, लेकिन सभी गहनों की जांच मैं उस समय नहीं कर पाया था। इसी बात का फायदा उस ठग ने उठाया। राजा ने कहा, आप दोनों अपने अपने घर जाइए, मैं आप दोनों की सहायता जरूर करूंगा। मैं अभी अपने मंत्री से कहकर आपको शाही खजाने में से 100 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा देता हूं, जिससे कि आप अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकेंगे। परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी बात मेरे लिए ये है कि मैं जल्दी से जल्दी उस ठग को पकड़ूं। दोनों साहूकार राजा को प्रणाम करके अपने अपने घरों को लौट गए। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहने लगा, मंत्री जी
आप जल्द से जल्द उस ठग का पता लगाइए कि आखिर इतना बड़ा ठग कौन है। मैं उसे देखना चाहता हूं। आप आज से ही उसकी खोज शुरू करवा दीजिए, वरना कल तक तो वो हमारे नगर में बहुत ही आतंक मचा देगा। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं अभी से आपके आदेश का पालन करने में लग जाता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस ठग को पकड़कर आपके सामने पेश कर दूं। मंत्री राजा की आज्ञा लेकर उसी समय ठग की खोज में निकल गया। शाम के समय जब राजा अपनी पत्नी के कक्ष में गया तो उसने देखा कि उसकी रानी बहुत ही उदास थी। ये देखकर राजा ने पूछा, महारानी, आखिर आप उदास क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ? रानी बोली, महाराज, आपको तो मेरा दुख मालूम है। मैं पुत्र वियोग में भावनाओं में बह जाती हूँ, जिसके कारण मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा ने कहा, महारानी, आप एक राजा की पत्नी हैं, आपको इस तरह से दुखी होना शोभा नहीं देता। आपका पुत्र तो ये सारा नगर है। एक राजा और रानी का पहला बेटा तो उनकी प्रजा होती है। आप इस तरह से आगे कभी भी उदास मत होना। रानी कहने लगी, महाराज, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैं आगे से यही कोशिश करूंगी कि मेरे कारण आपको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। दूसरी तरफ मंत्री, जो कि ठग की तलाश में निकला था, उसने अपना भेष बदला और एक साधारण आदमी के कपड़े पहनकर वो नगर में घूमने लगा। घूमते घूमते वो एक गांव में पहुंचा जिसका नाम था मटकीपुर। मंत्री गांव के लोगों से पूछताछ करने लगा। इसी दौरान उसे गांव का एक आदमी मिला। मंत्री ने उसके पास जाते ही उसे 2 सोने की अशर्फियां दे दी और फिर कहने लगा, भाई, आपको मालूम है कि मैंने आपको ये धन क्यों दिया है? वो आदमी बोला, जी जरूर, आपको मुझसे कोई काम होगा, इसीलिए आपने ये धन मुझे दिया है। मंत्री बोला, सच में तुम तो बहुत ही समझदार हो। असल बात तो ये है कि मुझे एक जानकारी चाहिए। मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो इस इलाके का सबसे बड़ा ठग हो। बात यह है कि मैं यहाँ के राजा का मंत्री हूँ और हमारे राजा का आदेश है कि हमारे नगर में जो आदमी सबसे बड़ा ठग है उसे महाठग का सम्मान दिया जाएगा। ऐसे चतुर और चालाक आदमी को महाराज अपना दरबारी बनाना चाहते हैं। वो आदमी बोला, अरे मंत्री जी, बस इतनी सी बात? आपको ठग की तलाश है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे पूरे नगर में जो सबसे बड़ा ठग है वो इसी गांव में रहता है। उसका नाम है जनेसर। वो एक खानदानी ठग है। अभी फिलहाल ही वो शहर के 2 साहूकारों को लूट कर आया है। ये सम्मान उसके अलावा किसी और को देना उचित नहीं रहेगा। इसका हकदार तो सिर्फ वही है। मंत्री समझ गया कि उसकी मंजिल अब मिल चुकी थी। वो तुरंत उस ठग का पता पूछकर ठग के घर की तरफ चल दिया। लेकिन मन ही मन में उसने ये विचार किया कि इस आदमी की तरह वो ठग तो इतना मूर्ख नहीं होगा। अगर मैंने उससे यही झूठ बोला तो वो तुरंत मेरे झूठ को पकड़ लेगा। उसके साथ मुझे ठग विद्या का ही प्रयोग करना होगा। मुझे उसको दरबार तक ले जाने के लिए कोई नई कहानी गढ़नी पड़ेगी। वो मन ही मन में कुछ योजना बनाते हुए ठग के घर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर आवाज लगाई, अरे भाई, कोई घर पर है तो जरा बाहर आओ। अंदर से ठग जनेसर अपने दरवाजे पर आया। उसने कहा, बताइए आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? मंत्री बोला, मुझे जनेसर भाई से मिलना है, उनसे कुछ काम है, एक बहुत ही जरूरी काम। जनेसर बोला, तुम्हारे सामने इस समय जनेसर ही खड़ा है, कहो तुम्हें मुझसे क्या काम है? मंत्री जी बोले, जनेसर भाई, सारी बातें इस तरह से खुले में नहीं की जा सकती। आजकल तो बातें भी हवा में उड़कर लोगों में फैल जाती है। जनेसर बोला, अगर ऐसी बात है तो चलिए अंदर आ जाइए। मंत्री अंदर चला गया। तब जनेसर ने कहा, तो अब बताओ भाई, क्या बात है? मंत्री बोला, भाई जनेसर, सबसे पहले तो मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम फोगटमल है और मैं तुम्हारे पड़ोस के ही राज्य का निवासी हूँ। मैं एक महाशातिर ठग हूँ। मेरे राज्य से मुझे देश निकाला दे दिया गया है। मैं अभी इस राज्य में एक कमरा लेकर रह रहा हूँ। जनेसर ने कहा, बात को गोल गोल मत घुमाओ, ये बताओ कि तुम मेरे यहाँ पर क्यों आए हो? अरे भाई जनेसर, मैं तुम्हारे किस्से सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम बहुत ही शातिर ठग हो।
लेकिन तुम तो एक नंबर के डरपोक दास निकले। अच्छा मैं चलता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों मिलकर अपनी ठग विद्या से कोई नया कांड करेंगे, लेकिन लगता है कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। ये सुनकर जनेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। दरअसल मैं ही इस राज्य का सबसे बड़ा ठग हूँ। मेरी ठगी इस तरह की होती है कि मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने सरेआम 2 सेठों को चूना लगाया है, लेकिन राजा और उसके आदमियों को अभी तक इस बात की भनक नहीं लगी। मंत्री ने मन ही मन में सोचा, अरे धूर्त, तू कितना बड़ा ठग है, ये तो राज दरबार में ही पता चलेगा। और फिर मंत्री बोला, भाई जनेसर, तुम मेरी योजना को समझ लो। दरअसल मैं चाहता हूं कि ये रोज रोज का धंधा ही खत्म हो जाए। हम दोनों मिलकर एक ही बार में इतना बड़ा हाथ मारेंगे कि सारी जिंदगी बैठकर खाएंगे। जनेसर के मन में अब लालच आ गया और वो बोला, अरे भाई जल्दी बताओ, भला ऐसी कौन सी तरकीब है। मंत्री ने कहा, उसके लिए हमें राज दरबार में चलना होगा। मैंने वहां पर सारा इंतजाम कर दिया है, बस हमें वहां पर जाना है और कुछ दिनों तक राजा के महल में नौकरी करनी है। मेरे ही गिरोह के 2-3 आदमी राजा के वहां पर पहले से ही मौजूद रहेंगे। कुछ दिन तक वहां पर नौकरी करने के बाद हम वहां का सारा माल लेकर चंपत हो जाएंगे। जनेसर ने कहा, भैया तो देर किस बात की है, चलो हम लोग महल की तरफ चलते हैं। इसके बाद मंत्री जनेसर को लेकर राजमहल में जा पहुंचा। जब वे दोनों राजा के सामने गए तो जनेसर पहली बार जिंदगी में राजा के सामने आया था। वो मन ही मन में बहुत ही खुश भी था, लेकिन उसके पांव तले से जमीन तब खिसक गई जब उसने अपने साथी को एक मंत्री के रूप में बदलते हुए देखा। महल में पहुंचकर मंत्री ने कहा, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस आदमी को। ये इस नगर का सबसे बड़ा ठग जनेसर है। इसके बाद मंत्री ने राजा से कहा, महाराज आप इस ठग को सजा सुनाइए। राजा ने कहा, धूर्त आदमी, तू इस तरह से ठगी का काम क्यों करता है? तुझे मालूम नहीं कि मैं अपने नगर में चोर बदमाशों को नहीं रहने देता। ये सब देखकर जनेसर घबरा गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ठगा हुआ धन अभी वापस लौटा दूंगा, लेकिन आप मुझे सजा मत दीजिए। आज के बाद मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा, क्योंकि अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। राजा ने कहा, ये तो अच्छी बात है कि तुम सारे गलत काम छोड़ दोगे, लेकिन जो गलत काम तुम कर चुके हो उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। और तुम्हारे लिए सजा ये है कि तुम इसी वक्त ये राज्य छोड़कर चले जाओ। तुम्हें देश निकाला दिया जाता है, तुम्हारा घर और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और तुम अब सारी जिंदगी इस राज्य में कभी पांव मत रखना, वरना तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर ठग जनेसर घबरा गया और वो राज्य छोड़कर वहां से दूसरे राज्य की तरफ चला गया। जनेसर के चले जाने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज आपने ये एक गलत फैसला ले लिया। आपको इस ठग को सजा के तौर पर अपने कारागार में बंद करवा देना चाहिए था, क्योंकि भविष्य में ये खुले सांड की तरह हम पर हमला कर सकता है, हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। राजा ने कहा, अरे मंत्री जी, आप इस बात की चिंता न करें, भला इस ठग की क्या मजाल कि ये हमें कोई नुकसान पहुंचाए। दूसरी तरफ जनेसर उस नगर को छोड़कर दूसरे राज्य में प्रवेश कर चुका था। उसके मन में राजा के लिए बहुत ही क्रोध आ रहा था, लेकिन वो राजा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। चलते चलते उसे एक संत का आश्रम मिला। उस आश्रम में कई साधु रहते थे। जनेसर के मन में ये ख्याल आया कि मुझे राजा से बदला तो लेना है और उसके लिए मुझे कोई नई तरकीब सोचनी होगी। क्यों ना मैं भी इस आश्रम में आसरा ले लूं और मैं भी एक साधु बन जाऊं। उसके बाद उस राजा से मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। तब जनेसर उसी आश्रम में रहने लगा। इसी तरह से कुछ साल बीत गए। एक दिन राजा सुलोचन अपनी पुत्री को उसके नाना से मिलवाने के बाद वापिस जब अपने राज्य लौट रहा था, तो वह उसी जंगल से गुजरे जहां पर उन साधुओं का आश्रम था। जब राजा ने साधुओं का आश्रम देखा तो उसने सोचा, क्यों ना साधु महाराज का आशीर्वाद लेते चलें, और अपनी पुत्री के साथ वो साधु महाराज के आश्रम में चला गया।
और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस समय तक जनेसर, जो कि साधु के वेश में वहां पर रह रहा था, उसकी नजर राजा और उसकी बेटी पर पड़ गई। जनेसर ने राजा को पहचान लिया और उसे ये भी मालूम पड़ गया कि उसके साथ उसकी बेटी है। लेकिन राजा उस ठग को नहीं पहचान पाया, क्योंकि वो ठग एक साधु के वेश में था। जब जनेसर ने राजा की बेटी को देखा तो मन ही मन में उसकी नीयत में खोट आ गया। वो सोचने लगा, मुझे किसी भी तरह से राजा की बेटी को हथियाना होगा। इस तरह से मैं राजा से अपने अपमान का बदला भी ले लूंगा और साथ ही इतनी सुंदर राजकुमारी भी मेरे कब्जे में आ जाएगी। राजा और उसकी पुत्री आशीर्वाद लेकर वापस लौट गए। समय का चक्र चला और पुत्र की लालसा में राजा ने बहुत सी कोशिशें की, साधु सन्यासियों के चक्कर लगाए और इस दौरान कई ढोंगी लोगों ने भी राजा का फायदा उठाया, क्योंकि वे लोग जानते थे कि पुत्र को पाने की इच्छा में राजा अंधविश्वासी हो चुका है। किस्मत ने राजा का साथ दिया और इस दौरान रानी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय और बीता। अब राजकुमारी जवान हो चुकी थी और उसके दोनों भाई अब 10-10 वर्ष के हो चुके थे। तब एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, हमारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। आपको चाहिए कि उसके विवाह के योग्य कोई सुंदर सा राजकुमार ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। आपके तो बहुत सारे राजा मित्र हैं, आप ही एकमात्र ऐसे राजा हो जिसकी पड़ोस के किसी भी राजा से कोई दुश्मनी नहीं है। इसीलिए आप जल्दी ही इस शुभ कार्य को पूरा कीजिए। राजा ने कहा, रानी, आपकी बात पर जल्दी ही मैं गंभीरता से विचार करूंगा। अब तक तो हम अपनी बेटी को बच्ची ही समझ रहे थे, लेकिन आप एक माँ हैं, भला आपसे ज्यादा राजकुमारी को कौन समझ सकता है। अब मैं किसी प्रकांड पंडित से राजकुमारी की जन्म कुंडली दिखाऊंगा, ताकि विवाह के बाद राजकुमारी को कोई परेशानी ना हो। दूसरी तरफ जनेसर को आश्रम में रहते हुए काफी समय बीत चुका था और उसके अंदर राजा के प्रति बदले की भावना और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब वो एक साधु का वेश बना चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर से उसका मन पहले की ही तरह था। वो हमेशा राजा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता। उसने अपने मन में एक योजना बनाई कि किस प्रकार से वो राजकुमारी को हथियाएगा और राजा से अपने अपमान का बदला लेगा। उसने निश्चय कर लिया था कि वो एक साधु के वेश में राजा के महल में जाएगा। जनेसर ने अगले ही दिन हिम्मत जुटाई और वो राजा के महल की तरफ चल दिया। मन ही मन में उसके अंदर ये भय भी था कि कहीं राजा उसे पहचान न ले, क्योंकि कई वर्षों पहले राजा उसे देश निकाले की सजा दे चुका था और अब वो एक बार फिर से राजमहल में ठगी करने के लिए जा रहा था, और वो भी कोई साधारण ठगी नहीं, बल्कि सीधा राजकुमारी की ठगी। जब जनेसर साधु के रूप में राजमहल में पहुंचा तो एक तेजस्वी संत लग रहा था। राजा ने जब देखा कि एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा जी राज दरबार में पधारे हैं, ये अवश्य ही मुझसे कोई याचना करने के लिए आए होंगे। चलो, ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे भी किसी अच्छे विद्वान महात्मा की आवश्यकता थी, जो कि राजकुमारी की जन्म कुंडली को देख सके और उसका भविष्य बता सके। ऐसा सुनहरा मौका बार बार तो आएगा नहीं। राजा ने साधु के वेश में आए हुए जनेसर का स्वागत किया और उनसे कहने लगा, महात्मा जी, आप तो कोई बहुत ही पहुंचे हुए तेजस्वी संत लगते हैं। कृपया बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। जनेसर ने कहा, महाराज, संत महात्माओं का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। अच्छा लगा तो आपके बागीचे में भी समाधि लग सकती है, नहीं तो फिर जंगल में पहुंच जाएंगे। ना तो हम किसी राज्य के हैं और ना ही हमारा कोई स्थायी राजा है। हम जिस राज्य में रहते हैं, जिस राज्य का अन्न जल ग्रहण करते हैं, वो राज्य हमारा हो जाता है। इस समय हम आपके महल में हैं, तो समझ लीजिए हम आपके राज्य के हैं। राजा उसकी बातों से बड़ा ही प्रभावित हुआ और बोला, सचमुच आप तो एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी बेटी राजकुमारी की कुंडली देखकर उसका भविष्य बताइए। साधु बोला, महाराज, मैं तो सिर्फ राजकुमारी का चेहरा देखकर ही उसका भविष्य बता सकता हूँ। आप अपनी राजकुमारी को बुलवाइए, क्योंकि बात यह है कि मैं ज्यादा देर तक
एक जगह पर नहीं ठहरता। ठग मन ही मन में ये सोच रहा था कि मैं जिस काम के लिए आया था वो तो अपने आप ही पूरा हो रहा है। राजा ने उसी समय एक दासी को भेजकर राजकुमारी को दरबार में आने का आदेश दिया। दासी ने जाकर राजकुमारी को बताया कि महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है, तो उसे हैरानी हुई कि आखिर पिताजी को मुझसे ऐसा कौन सा काम आन पड़ा। और फिर राजकुमारी तुरंत ही राजा के सामने पहुंच गई। राजा ने साधु से कहा, लीजिए महात्मा जी, हमारी राजकुमारी आ गई, अब आप इनका भविष्य देखकर बताइए। महात्मा बने हुए ठग ने राजकुमारी को आश्रम में देखा था, तभी से वो उस पर मोहित हो चुका था। लेकिन जब आज उसने राजकुमारी को अपने सामने देखा तो उसकी सुंदरता देखकर वो दंग रह गया। थोड़ी देर तक वो राजकुमारी के चेहरे को देखता रहा और उसके बाद वो राजा से बोला, महाराज, घोर अपशकुन, राजकुमारी का भविष्य तो बहुत ही बुरा है। यूं कहिए कि राजकुमारी आपके ऊपर मंडराती हुई एक विपत्ति है और ये विपत्ति 7 दिन के बाद ही आप पर आने वाली है। 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी और उसके 7 दिन के बाद आपकी रानी मर जाएगी और ठीक उसके 7 दिन के बाद आपके दोनों जुड़वा बेटे मर जाएंगे। अगर कोई बचेगा तो बस ये कुल घातिनी। राजा बोला, महात्मा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी राजकुमारी भला ऐसी कैसे हो सकती है? साधु ने कहा, महाराज, मैंने जो कुछ भी कहा है वो इसका भविष्य देखकर कहा है और आप तो जानते ही हैं कि संत का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। संत कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि झूठ बोलने से मेरा कोई फायदा या नुकसान तो होने वाला है नहीं। आप ये बताइए, क्या ये बात सच नहीं कि राजकुमारी के जन्म के बाद कई सालों तक आपको पुत्र से वंचित रहना पड़ा? असल में आपको कई वर्षों पहले ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती, लेकिन इस राजकुमारी के दुर्भाग्य के कारण आपको इतने सालों तक पुत्र प्राप्ति से वंचित रहना पड़ा और अब इसकी बुरी छाया के कारण आपके कुल का सर्वनाश हो जाएगा। आप इसे एक पुत्री की नजर से देख रहे हैं। अगर आप अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। राजा सुलोचन अंधविश्वासी तो था ही। उसे लगा कि महात्मा जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो भयभीत हो गया और जब उसने भय की दृष्टि से अपनी बेटी को देखा तो उसे राजकुमारी के रूप में अपनी मौत नजर आने लगी। उसे लगा कि राजकुमारी सच में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, जबकि राजकुमारी अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी। उसने ठग की नजर को भांप लिया था। वो समझ चुकी थी कि ये आदमी कोई महात्मा नहीं है, ये जरूर कोई ढोंगी है और इसकी मुझ पर बुरी नजर है। किसी भी तरह से छल करके ये मुझे पाना चाहता है। वो राजा से कहने लगी, पिताजी, ये आदमी कोई साधु महात्मा नहीं है। आप इसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास न कीजिए। आप चाहें तो मेरा भविष्य किसी और महात्मा जी से दिखवा सकते हैं। राजा ने कहा, राजकुमारी, ये महात्मा जी झूठ नहीं बोलते, बल्कि ये तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। उसके बाद राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, आप मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। जनेश्वर ने राजा से कहा, महाराज, आपके पास अब बस एक ही रास्ता है और वो ये है कि राजकुमारी की हत्या कर दी जाए। परंतु यदि आपने अपनी पुत्री की हत्या की तो आपको पुत्री हत्या का पाप लगेगा और इसके लिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। राजा ने कहा, नहीं महात्मा जी, मैं अपने हाथों से राजकुमारी की हत्या नहीं करना चाहता। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तब साधु ने कहा, महाराज, आप एक बड़े से लकड़ी के संदूक में राजकुमारी को बंद करके नदी में बहा दीजिए। ये बहते हुए किसी दूसरे राज्य में चली जाएगी। वहां पर वो संदूक जिसके भी हाथ लगेगा और वो संदूक में से राजकुमारी को बाहर निकालेगा तो ये मुसीबत उसके सिर चली जाएगी। मेरी मानिए तो ये शुभ कार्य आप आज ही कर डालिए। अब आपको तो पता है कि मैं एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकता। अभी मैं चलता हूँ, फिर कभी आपसे मिलूंगा। इतना कहकर महात्मा बना हुआ वो ठग वहां से चला गया। अब वो अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब हो चुका था। उसे पूरा विश्वास था कि राजा कुछ ही देर में राजकुमारी को संदूक में बंद करके नदी में बहा देगा। वो सोचने लगा,
मुझे अब नदी के किनारे किनारे 4-5 मील दूर जाकर बैठना चाहिए। जब वो बहता हुआ संदूक मेरे पास आएगा तो मैं उसे निकाल लूंगा और फिर उसे उठाकर मैं अपने घर ले जाऊंगा। इस तरह से राजकुमारी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। इस तरह के ख्याली पुलाव बनाते हुए वो ठग आगे चलने लगा। इधर राजकुमारी राजा से अपनी जान बख्श देने की दुहाई दे रही थी। उसने रानी से भी बहुत विनती की कि मैं कोई मुसीबत नहीं हूं, मैं तो आपकी बेटी हूं। परंतु राजा और रानी ने राजकुमारी की कोई बात नहीं सुनी और अपनी जान बचाने के लिए राजकुमारी को एक बड़े से संदूक में बंद करवा के नगर के पास ही एक नदी में बहा दिया। राजा ने अपने एक जासूस को भी उस बक्से के पीछे लगा दिया कि जाकर देखो कि इस संदूक को कौन पाएगा और ये मुसीबत हमारे राज्य में रह जाएगी या फिर किसी दूसरे राज्य में। इधर वो संदूक नदी में बहता हुआ आगे आगे जा रहा था। वो गुप्तचर भी छिपते छिपाते उस संदूक का पीछा कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करके लौट रहा था। प्यासा होने के कारण वो जल पीने के लिए नदी में उतर गया। अचानक उसकी नजर उस बहते हुए संदूक पर पड़ी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि संदूक को बाहर निकाल कर लाया जाए। सैनिक संदूक को नदी से बाहर ले आए। राजा ने संदूक को बड़े ही ध्यान से देखा। संदूक पर लगे हुए ताले के साथ उसकी चाबी भी थी। चाबी लगाकर संदूक को खोला गया। संदूक खोलने पर राजा चौंक गया। उसके अंदर तो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और वो भी बिल्कुल ठीक ठाक। राजा सोचने लगा शायद कुछ देर पहले ही किसी ने इसे बहाया होगा। राजा ने राजकुमारी को संदूक से बाहर निकाला और उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें किस अपराध के दंड के कारण इस संदूक में बंद करके बहा दिया गया है। राजकुमारी बोली, राजा, मेरी पिछली जिंदगी के बारे में जानकर आप क्या करेंगे? हाँ, मैं आपको इतनी बात बता सकती हूँ कि मैं कोई कलंकनी नहीं हूँ। मैंने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया जिसके लिए मुझे सजा दी जा सके। लेकिन मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैं एक अंधविश्वासी माता पिता के घर में पैदा हुई। मेरे माता पिता को एक ढोंगी साधु ने यह कह दिया था कि मैं उनके लिए विपत्ति हूँ। बस मेरे माता पिता ने बिना सोचे समझे मुझे इस संदूक में बंद करवा दिया। ये तो अच्छा हुआ कि ये संदूक आपके हाथ लग गया, वरना वो साधु भी इसी नदी के किनारे पर कहीं आसपास ही इस संदूक का इंतजार कर रहा होगा। राजा ने कहा, तुम्हारी कहानी तो बड़ी ही विचित्र है, परंतु तुम निराश मत होना। नियति ने तुम्हें मेरी रानी बनाने के लिए भेजा है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि जब मुझे इस तरह से नदी के किनारे पर कोई लड़की मिलेगी तो वही मेरी पत्नी बनेगी और वो मेरे राज्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली हो गई। तो हे सुंदर राजकुमारी, मैं तुम्हारे सामने ये प्रार्थना करता हूँ कि क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? राजकुमारी बोली, हे राजन, आप ये प्रार्थना करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इस संदूक से बाहर निकालकर आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मेरा तो रोम रोम अब आपका हो चुका है। आप तो सिर्फ आदेश कीजिए, मैं आपका हर आदेश मानने को तैयार हूँ। अगर आप मुझे अपनी रानी बनाना चाहते हैं तो मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली भला कौन दूसरी होगी। आपका हर फैसला मुझे मंजूर है, परंतु इससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि उस ढोंगी साधु को भी दंड मिलना चाहिए। राजा ने कहा, हाँ राजकुमारी, उस ढोंगी साधु को भी दंड अवश्य मिलेगा। मैंने जंगल में शिकार करते हुए एक भालू को पकड़ा है, जिसे पिंजरे में बंद रखा गया है। अब उसे पिंजरे की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे तो संदूक की जरूरत है। राजा ने उस भालू को बड़े संदूक में बंद कर दिया और फिर पानी में बहा दिया। राजा राजकुमारी को साथ लेकर अपने नगर को चला गया। इधर वो जासूस जो संदूक का पीछा कर रहा था ने देखा कि संदूक बहता हुआ आगे जाने लगा और बहते बहते जब वो साधु बने हुए ठग के पास पहुंचा तो ठग ने संदूक को पानी से बाहर निकाल लिया और फिर उसने साधु की नकली दाढ़ी मूछ, भगवा वस्त्र सब कुछ नदी में बहा दिया। अब वो एक साधारण मनुष्य की भांति दिख रहा था। उसने संदूक को किसी तरह से उठाया और अपने घर की तरफ चल दिया। वो संदूक उठाए घर की तरफ चला जा रहा था। उस समय आधी रात हो चुकी थी। वो मन ही मन में सोच रहा था कि अब तो राजकुमारी
मेरे कब्जे में आ गई। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने संदूक को एक कमरे में बंद किया। दूसरी तरफ वो जासूस अभी तक उसका पीछा कर रहा था। वो कमरे के अंदर तो नहीं जा सकता था, लेकिन अंजाम तो वो जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है। वो सोच रहा था कि ये ठग जिसे राजकुमारी समझकर लाया है, उस संदूक के अंदर तो एक भालू बंद है और ये भालू आज उस ठग को अच्छा सबक सिखाएगा। ऐसे ढोंगी के साथ यही होना चाहिए। इधर जब जनेसर ने जल्दी से संदूक का ताला खोला तो वो भालू, जो कि काफी समय से गुस्से में संदूक के अंदर बैठा हुआ था, संदूक से बाहर आ गया। जैसे ही वो संदूक से बाहर आया तो वह ठग पर टूट पड़ा और उसे नोच नोच कर खाने लगा। ठग सोच रहा था कि राजा ने उसके साथ छल किया है, लेकिन जब उसकी सांसें टूटने लगी तो उसे ख्याल आया कि गलती तो मेरी ही थी। जिंदगी भर मैंने लोगों के साथ धोखा किया, आज उसी की सजा मुझे मिल रही है। थोड़ी ही देर के बाद भालू ने जनेसर को मार दिया और फिर दरवाजे की कुंडी खोलकर वो जंगल को चला गया। जब वो जासूस अगले दिन राजा के पास पहुंचा तो उसने अपनी आंखों से देखा हुआ सारा हाल राजा को कह सुनाया कि महाराज, वो जो महात्मा जी आपके पास आए थे वो कोई महात्मा नहीं बल्कि एक ढोंगी साधु था, जो कि राजकुमारी को पाना चाहता था। और उस ढोंगी की बात मानकर आपने राजकुमारी को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। इसके बाद उस जासूस ने सारी बातें विस्तार से महाराज को बता दी। सारी सच्चाई जानकर राजा को अपने आप पर बहुत ही क्रोध आ रहा था, साथ ही साथ वो अपने कर्मों पर शर्मिंदा भी था। कुछ दिन के बाद वो अपनी बेटी के ससुराल गया और अपनी बेटी से माफी मांगने लगा, लेकिन राजकुमारी ने तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। निराश होकर राजा वापस अपने राज्य लौट आया। अब वो पश्चाताप की आग में जल रहा था और फिर धीरे धीरे वो बीमार रहने लगा। जब राजकुमारी को पता लगा कि उसके पिता पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं तो वह उनसे मिलने के लिए आ गई। तो वह अपने पिता से मिलने के लिए आई और उसने अपने पिता को माफ कर दिया। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।